हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 6 से 7 स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में, केमिकल। यस, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं केमिकल सेक्टर में आज क्या हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे आज ही नहीं, इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं पिछले कई टाइम से एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग को केमिकल सेक्टर में लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ अगर स्टॉक्स अगर मैं आपके सामने रख दूं, जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक, आप देख सकते हो लगभग 3.5% हम लोग को आज के दिन गिरते हुए देखने को मिला है। दीपक नाइट्रेट की बात करें, बहुत ही कमाल की बात है, 4% से भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 2000 का जो लेवल था उससे भी अभी ये नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें आरती इंडस्ट्री में, तो जो गिरावट है वो लगातार यहाँ पे जारी है। 3.5% से ज़्यादा आज के दिन और गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। ये पहले से ही थोड़ा कमज़ोर था, तो ऐसे जो खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है तो इसके चलते थोड़ी सी और नेगेटिव गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। एसआरएफ बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा हम लोग को गिरावट कम देखने को यहाँ पे मिल गया। बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, हम कह सकते हैं जो माहौल है केमिकल सेक्टर में, वो थोड़ा सा हम लोग को नेगेटिव बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो दोस्तों, इसके पीछे का जो असली रीज़न है वो है यूरोपियन बाजार। यस, यूरोप के मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, यूरोप में मतलब बहुत सारे हम लोग को देश आते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड आपको पता है अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यूरोप में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब मंदी जैसा सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड जब भी किसी कंट्री में मंदी जैसी सिचुएशन होती है तो यस, डिमांड उसके हम लोग को क्या देखने को मिल जाती है, कम देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अलग अलग जो रिपोर्टिंग सामने यहाँ पे की जा रही है कि यूरोप में आने वाले समय में हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके चलते जो केमिकल कंपनियाँ जो यूरोप से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस यहाँ पे करती है, उनके ऊपर हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते, इसी रिपोर्टिंग के चलते हम यहाँ पे देख सकते हो जितने भी केमिकल वाले जो स्टॉक्स है उनमें हम लोग को अच्छी खासी पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर बड़े बड़े कंपनीज केमिकल सेक्टर की बात करें, जब वो लाल निशान में जाते हैं तो एंटायर सेक्टर में हम लोग को यहाँ पे हम कह सकते हैं एक नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं केमिकल्स में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन की बात करें तो लाल रंग हम लोग को बहुत ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ये था मेजर रीज़न जिसके चलते केमिकल स्टॉक्स हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या इसके चलते एग्जिट करना होता है क्या? ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से, बट आपको बता रहा हूँ। तो क्या एग्जिट करना होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना है? ऑब्वियसली न्यूज़ खराब है, बट ये एक्सटर्नल इशू है, ठीक है। ऐसे अगर इन चीज़ों के चलते अगर हम लोग एग्जिट करने लगे तो शेयर मार्केट ही छोड़कर बैठना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर इंटरनल इशू रहेगा कि कंपनी में गड़बड़े करके, तो फिर हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते डरने की जरूरत है। हाँ, पेन तो झेलना पड़ेगा, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मार्केट में ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑटो सेक्टर में भी 2018 से जो गिरावट देखने को मिली थी, पेन तो झेलना पड़ेगा, उस वक्त भी बताया था आप लोगों को, बट बाद में वो रिकवर हो जाता है। आज आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर कहाँ से कहाँ आ चुका है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस चीज़ के चलते पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगी, कमबैक होते हुए देखने को मिल जाएगा। प्लस यूरोप के ही बाजार की बात करें तो एक और रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली कल के दिन। ये स्टॉक को भी मैंने कवर किया था, कौन सा, बीकेटी टायर। बहुत ही शानदार, बहुत ही अफलातून ज़बरदस्त कंपनी है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो एक बिगिनर होता है वो क्या करता है, वो गिरावट देख लेता है और कंक्लूजन कर लेता है अरे ये तो कंपनी खराब है। अरे ऐसा नहीं होता है, कौन सी कंपनी गिरती नहीं है। अगर आप किसी भी शेयर में जा रहे हो ना, अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कंपनी का शेयर आपको 40-50% नीचे देखने की मेंटल कैपेसिटी आपने पहले ही रेडी करके रखनी होती है। वॉरेन बफेट जी ने भी ये बात आप लोगों को बता के रखी हुई है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% डाउन नहीं देख सकते एंड बिना वो भी प्रेशर के, तो फिर शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट जी ने ये बात बोल के रखी हुई है। सो गिरावट है, ये सारी चीज़ें ये हमेशा होती रहती है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि स्टॉक गिरा इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। हमें चेक करना होता है कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। अगर ख़राब होता तो कोविड के बाद तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती। आज स्टॉक्स किधर है? तो इन चीज़ों को समझो। तो इसके भी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? यूरोपियन बाजार के चलते ही कि मार्केट में डिमांड थोड़ा सा ऊपर नीचे ये चलता रहता है दोस्तों। कभी डिमांड हमेशा ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग को थोड़ी बहुत समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ये कंपनियां बहुत कमाल की कंपनियां हैं। अगर ऐसे छोटे मोटी चीज़ों के चलते अगर आप पैनिक होने लग गए तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप इन्वेस्टर हो, वेल्थ क्रिएटर हो, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IRCTC, सो IRCTC में कितना 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सरकारी कंपनी नो डाउट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इंडिया की जो रेलवे की ग्रोथ है उसके हिसाब से अगर देखा गया तो ये परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि जो अदानी से रिलेटेड जो अफवाहें फैली यहाँ पे जाती है, कौन सा, कि जो ट्रेन मैन उन्होंने यहाँ पे खरीदा है इसी के चलते गिरा है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने कल के दिन भी आप लोगों को स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताया था। इसके चलते कोई भी पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे IEX, तो ये भी हम कह सकते हैं अभी क्रूशल
लेवल के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यही से हम कह सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर ने क्या किया था, बड़ा माल यहाँ पे खरीदा था। तो क्या अभी ये यहाँ तक ही रहेगा, मतलब 120 के नीचे चला जाएगा रफली, अगर हम लोग मोटा मोटी पकड़े लेवल, या फिर यहाँ से वापस बाउंस करेगा, ये देखने वाली बात बनती है। अभी इसका पूरा जो भविष्य है वो तो सरकार क्या फैसला लेती है उसी के ऊपर निर्भर यहाँ पे रहने वाला है। मैंने इससे रिलेटेड आपको एक डिटेल में वीडियो बनाकर भी बताया था आसान भाषा में कि एग्जैक्टली इनके साथ यहाँ पे क्या हुआ है करके, ठीक है। तो वो चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे बन जाती है। अभी वो फैसला कब तक आएगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो किसी को पता नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है बाजार में, आने के लिए तुरंत भी आ सकता है। अभी रफली बोला गया था कि 2 महीने लगेंगे करके, रफली, वो भी किसी को गारंटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो खबर थी वो ऑफिशियल खबर नहीं थी, रिपोर्ट के जरिए सामने आई थी, ठीक है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी वाली माहौल रहता है, तो इससे रिलेटेड कब खबर आएगी वो एग्जैक्टली किसी को भी पता होती नहीं है। देन बात करेंगे विप्रो से रिलेटेड। बहुत सारे सवाल आते हैं, सर विप्रो क्या खराब है, क्या खराब है क्या? अरे उसका नेचर ही वैसा है, मैंने बहुत बार आपको बताया, मैंने लिटरली वीडियोस बना के रखे हुए हैं। सिर्फ विप्रो नहीं, विप्रो है, लार्सन एंड टुब्रो है, बजाज होल्डिंग है, राइट, उसी के साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट है, ठीक है। ये कुछ ऐसी कंपनियाँ, और भी लंबी लिस्ट निकलेगी अगर ऐसा बोलने जाओ तो ये सब कंपनियाँ बहुत बड़े कंपनियाँ हैं। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 500,000% के रिटर्न्स दे दे, तो वो नहीं देंगे। वो आपको साल, मतलब 5 साल में इनका मेजर जो टास्क होता है वो होता है कि चलो एटलीस्ट डबल करके दे दे, और वो देंगे आपको। बट कैसे देंगे, कि जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि 5 साल में हम क्या सोचते हैं कि 1 साल में कर थोड़ा भागे, दूसरे साल में थोड़ा भागे, तीसरे में थोड़ा भागे, चौथे में थोड़ा भागे, 5 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो नॉर्मल बात होगी, थोड़ी ना बैंक एफडी करके रखी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि 4.5 साल भी ये कुछ भी ना भागे और आधे महीने में इतना भागे कि आपका रिटर्न बन जाए, और ऐसा ही हुआ है। 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे, ठीक है, अभी ये ऊपर से करेक्ट किया इसलिए, वरना कितना था, डबल। तो इसने अपना काम कर दिया। हम ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर हमें दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अगर आप बड़े बड़े कंपनीज़ में यहाँ पे जाते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मदरसन इंटरनेशनल, ये भी कंपनी वैसी ही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो फिर आपको पता है ये ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड, मैंने आपको बताया कि मिंडा इंडस्ट्री करके है, ठीक है, टालब्रोस करके है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट करके है, तो फिर आपको ये छोटे कंपनियां पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी कंपनियां होती है, 60-60 हज़ार करोड़ का इसका भी मार्केट कैप है। तो एकदम एक साथ रॉकेट की तरह भागना बहुत थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल यहाँ पे बन जाता है। ऐसा क्यों मुश्किल बन जाता है, बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब छोटी कंपनी होती है ना, वहाँ पे कैसे है, मान लीजिए अगर आपने 100 करोड़ की बाइंग की, तो 100 करोड़ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है छोटे कंपनी के लिए। वो रॉकेट की तरह भागेगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखिए कैसे भागा, टालब्रोस कैसे भागा, राइट। 100 करोड़ उनके लिए बढ़िया। अभी मदरसन इंटरनेशनल में तो भाई वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे, लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उनके लिए 100 करोड़ किधर आके चला गया किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसके चलते वो स्टॉक एकदम से तेज़ी नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है यहाँ पे, अगर एकदम से तेज़ी जाए तो 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ लेके आना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है, और इतना तो कोई लेकर आता है नहीं। तो इसलिए जो बड़े कंपनीज होते हैं उनमें जो चाल ढंग होता है वो थोड़ा सा हम लोग को स्लो डाउन में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इनका बिजनेस खराब है, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो हम लोगों ने वैलिड रखने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए फिलहाल अभी जो मर्जर की चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, उसके लिए तो 12 महीने का एटलीस्ट तो टाइम यहाँ पे लगेगा। तो एक देखने वाली बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कल के दिन भी वीडियो बना के आपको बोला था कि इनके Q1 के रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। मतलब ये नहीं कि कंपनी सीधा आर या पार ही हो जाएगा, बट यस, इतने समय के बाद ये अपने पुराने लेवल पे आ चुका है। सो यहाँ से अगर उड़ना है इनको, ये कंपनी हो जाए, ITC हो जाए, टाटा मोटर हो जाए, तो इनके नंबर्स अच्छे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके टाटा मोटर एंड IDFC फर्स्ट बैंक के, क्योंकि बहुत पुराने समय का ब्रेकआउट ये यहाँ पे दे सकते हैं, जो लेवल है वो तोड़ सकते हैं। तो ये देखने के लिए इन स्टॉक्स के नंबर्स को आपने ज़रूर स्टडी करना चाहिए। इन्फोसिस की बात करें, इसकी भी सेम कहानी है दोस्तों, कि 5 साल में अगर आप यहाँ पे 100% चाहते हो, ये कोई फिक्स रिटर्न्स नहीं होते हैं, ऐसा स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी की कोई बात नहीं होती है, बट एक एवरेज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक अनुमान होता है। जैसे ही बोलते कि इंडेक्स में भी अगर हम निवेश करते तो 10-12% तो बन ही जाएगा, चलो 12% तो बन ही जाएगा, वो भी कोई गारंटी नहीं होती, बट एक अनुमान होता है। तो वैसे ही इसका भी काम है। तो 5 साल में आप देख सकते हो, गिन चुनकर बनते ही रिटर्न उतने हैं, कितना, 100% के आसपास। हाँ, अगर हम लोग टॉप की बात करें तो 200% के भी रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए 190%। बट नेट रिटर्न की बात करें तो उतनी तो गिरावट होगी, शेयर मार्केट बोला है तो प्लस है तो माइनस भी है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है। देन येस बैंक की बात करेंगे दोस्तों, तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बोल के थक चुका हूँ यहाँ पे, बट ऑब्वियसली इससे रिलेटेड तो सवाल आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉजिकली 50 लाख सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर इनके पास है। ज़्यादा शेयर होल्डर होने का अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी बहुत सुपर डुपर हो गई। इसका अर्थ ये है कि येस, इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आज भी पैसा लगाकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सवाल येस बैंक से रिलेटेड आते ही रहते हैं। तो मैं आपको बोल चुका हूँ, ट्रेडिंग करना है छोटा मोटा, इससे रिलेटेड सीखना है, ठीक है,
इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत बड़ा पैसा लगाना है, तो येस बैंक जैसा स्टॉक फिलहाल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आगे जाके दिन बदलेंगे तो मैं भी मेरा स्टेटमेंट बदल दूंगा, बट उसके लिए कंपनी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप अच्छा खेलो, हम ले लेंगे आपको इंडियन क्रिकेट टीम में, वैसा ही बोला जाता है ना प्लेयर्स को, वैसा ही है। तो फिलहाल के कंडीशन के हिसाब से नहीं, इसका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास देखने को आप नहीं मिल रहा है। देख लेंगे इस वक्त के नंबर कैसे आते हैं, लास्ट टाइम के जो नंबर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। सो ये सब चीज़ें मायने करती है दोस्तों। टाटा पावर की बात करें, टाटा पावर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। बर्डन मतलब क्या कि भविष्य में बहुत अच्छा करेगा, तो इसी चीज़ के चलते आप इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यस, इसमें हम लोग को वो होप नज़र आती है कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है, बट यहाँ पे भयंकर पेशेंस चाहिए। आरबीएनएल कैसा था, वैसे आप टाटा पावर भी कंसिडर कर लो, माइट भी 2-3 साल भी यही रहे, 200 की नोट बन के रह जाए, बट सडनली एक अच्छा कभी खबर आएगा, फिर रॉकेट की तरह भाग सकता है, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले की ये तेज़ी देखी थी। तो ये नेचर को समझना सीखो दोस्तों, वरना पैसा लगाना क्या है, बच्चों का खेल है, कल जाके कोई भी शेयर खरीद लेगा, फिर बाद में रोना शुरू, अरे भाग ही नहीं रहे कंपनी। अरे नेचर समझो कंपनी का कि कैसे वो मूव होती है, आप कौन से सेगमेंट में जा रहे हो, कौन से बिजनेस में जा रहे हो, ये आपका अंदाज़ा अगर गलत चला गया तो फिर आपको फिर दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आशा करता हूं दोस्तों एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो था, पसंद आया होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिखे थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दिया, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।